नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दार्जिलिंग में हिंसा के बाद फंसे हजारों पर्यटक, शांति के लिए सेना का फ्लैग मार्च। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को बताया अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नहीं माना अनिवार्य, बिना आधार वालों को छूट, आधार होने पर पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी। बेमियादी धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसान, महाराष्ट्र में 9 दिनों में 10 किसानों की खुदकुशी, पंजाब में 12 जून से आंदोलन की चेतावनी। भारत और पाकिस्तान बने शंघाई सहयोग परिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री ने कहा संपर्क परियोजनाओं ने रखा जाए संप्रभुता का ख्याल, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार बनाने का ऐलान, प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने नकारी इस्तीफे की मांग, कहा तय समय में होगा ब्रेक्सिट। और आइए देखते हैं पहली खबर। ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतने के बावजूद 326 के जादुई आंकड़े से 8 सीट दूर रह गई। हालांकि प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने इस्तीफा न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि तय समय में ब्रेक्जिट को अंजाम दिया जाएगा। लेबर पार्टी ने 261 सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की है। भारतीय मूल के नेताओं ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में जीत हासिल की है। ब्रेक्जिट के लिए बेहद अहम माने जा रहे ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से वो चूक गई। प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने उम्मीद जाहिर की है कि एक बार फिर वो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बना लेंगी। उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if, as the indications have shown, if this is correct, that the Conservative Party has won the most seats. दूसरी तरफ चुनाव में धमाकेदार वापसी करने वाली लेबर पार्टी ने टेरेजा मे से इस्तीफे की मांग की है। लेबर पार्टी को लंदन, उत्तर पश्चिम, यॉर्कशायर, वेल्स, पूर्वोत्तर और उत्तरी आयरलैंड में भारी जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को अपने परंपरागत गढ़ों में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी को कुछ सीटों पर मिली जीत के अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेबर पार्टी नेता कॉर्बी ने चुनाव नतीजों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की संभावना पर वो विचार कर रहे हैं। Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country. चुनाव में इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता पॉल नटाल को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन भारतीय मूल के लोगों ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार 17 भारतीय मूल के लोग जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचे। प्रीत कौर ब्रिटिश संसद में पहली महिला सिख होंगी। चुनावी नतीजे पर सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की नजरें टिकी थीं। यूरोपियन काउंसिल ने कहा कि इस नतीजे का ब्रेक्सिट वार्ता पर असर पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी ने भी यही बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और साहम मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव जी। नीरज जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो त्रिशंकु संसद, अगर ब्रिटेन के लिहाज से मैं कहूँ तो इसके मायने आज के दिन क्या नजर आते हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। वो दूसरी एक पार्टी है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, उसका बाहर से सपोर्ट लेगी। वो भी कोएलिशन में नहीं है, वो बाहर से सपोर्ट कर रही है उसको। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी जो है वो लाना मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि टेरेसा मे जो है उनकी अपनी पोजीशन जो कंजर्वेटिव पार्टी में है वो पोजीशन भी थोड़ी वीक हो गई है,
क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप के अंडर के में इस पार्टी ने जो है ये परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अभी नहीं, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, मगर कुछ दिनों बाद चल के उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कई मेंबर हैं जो कि ये चाहते हैं कि लीडरशिप चेंज हो। तो ये भी एक इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जो पहले कंजर्वेटिव पार्टी की पूरी मेजॉरिटी थी, पूरा फ्रीडम था डिसीजन लेने का, वो सिचुएशन जो है अब चेंज हो गई है, चेंज हो रही है। हाँ। अब सिचुएशन जिस तरीके से चेंज हुई है, क्या इसका ब्रेग्जिट पर असर पड़ सकता है? क्योंकि कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि इसका इन चुनाव का जो नतीजों का असर है वो सीधे सीधे वहाँ की बातचीत और उसके उस कदम पर भी पड़ेगा। उस कदम पर पड़ सकता है, क्योंकि अब जो टेरेसा मे जब बात शुरू करेंगे ब्रेक्सिट के लिए, तो जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको भी पता है कि अब ये इनका हाथ जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इनका अपना ही डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो ही कमज़ोर हो गया है। तो इस सिचुएशन में तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बातचीत उतने कॉन्फिडेंस के साथ ब्रिटेन जो है ये नेगोशिएशंस अब कंडक्ट नहीं करवाएगा, करना मुश्किल होगा। तो अब ये देखना है आगे चल के कैसे ये किस तरह से नेगोशिएशंस होते हैं। क्या एक जिस तरीके से हमले हुए, आतंकी हमले, ब्रेग्जिट का मसला, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका इम्पैक्ट आप देखते हैं, या फिर जो एक अर्ली इलेक्शन की बात जो सोची गई जिसके नतीजे के तौर पर से कहा जा रहा है, वो ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है कि इन नतीजों के लिहाज से? देखिए, जब इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया उस वक्त ओपिनियन पोल्स के हिसाब से इनकी 20 पॉइंट की लीड थी लेबर के ऊपर। अब पिछले दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे इलेक्शन पास आता गया वैसे वैसे ये लीड कम होती गई। अब ये 5%, 4-3% ऐसे लीड हो गई। इसके कई जो है रीजंस हो सकते हैं, और उसमें ये आतंकवाद है, ब्रेक्सिट है, इसका भी कुछ रोल ज़रूर हो सकता है। ये कहना मुश्किल है इस वक्त कि एग्जैक्टली मतलब किस फैक्टर ने इसको चेंज किया है, मगर हाँ ये आतंकी हमले हैं, ये ब्रेक्सिट के बारे में जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है, खास करके यंग वोटर्स की, यूरोप में जो सिचुएशन है, वो सब फैक्टर्स जो हैं वो क्रूशियल है। वो उन फैक्टर्स ने इस लीड को कम कर दिया है। ये बात। और अगर यूरोपीय देशों के लिहाज से, यूरोपीय यूनियन के लिहाज से देखें तो ब्रिटेन के चुनाव के नतीजे, वहाँ के राजनीतिक और आर्थिक में ख़ास तौर पर जानना चाहूँगा, क्या कुछ बदलाव आपको दिखता है? किस तरीके से ये इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है? ये जो है, ये अगर यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छा नतीजा है, इस सेंस में कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो पावर, जो पहले पावर में थी वो पावर में आ रही है। क्योंकि यूरोप का डर ये था कि ये जैसे एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज जो हैं वो पावर में ना आए, जैसे कि फ्रांस में लोग डर रहे थे जिस तरीके से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो है ये बेहतर जो है विकल्प के तौर पर सामने आता है। और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो वापसी अगर होती है वहाँ पर, तो रिश्तों के लिहाज से या फिर जो मजबूती उतनी नहीं है, क्या वाकई उस पर कोई असर दिखता है? भारत के रिश्ते इस रिजल्ट से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि भारत के रिश्तों का जहाँ तक सवाल है उस पर एक कंसेंसस है ब्रिटिश पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में। और वो अगर दूसरी पार्टी भी आती है तो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब तो यही पार्टी आ चुकी है, थेरेसा मे इंडिया को विजिट भी कर चुकी हैं। तो भारत के लिहाज से तो पॉलिसी जो है जो चल रही थी वही पॉलिसी चलेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर मसला जोड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं माना है। हालांकि उसने आयकर भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने वाले केंद्र के कानून को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूरा हक है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सिर्फ पैन कार्ड के जरिए आयकर भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार और पैन दोनों हैं उन्हें दोनों को आपस में जोड़ना होगा। सरकार इसे राहत मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान का कानून है, इसको वाजिब पाया और कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का और इस कानून में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स असेसी हैं जिनके पास आधार है उनको लाजमी ये आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे सलमान खुर्शीद ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि आधार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर वो विचार करे और खामियों को दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार वाला मामला संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, लिहाजा कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। I don't use the word setback. I think this is just the court cooperating and collaborating with Parliament to find an appropriate scheme of things, and the court has certainly, I think, gone quite a distance in supporting what the Parliament has done. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 139 AA को वैध बताया है, जिसमें डेटा लीकेज के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की बात कही गई है। न्यायाधीश AK सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूरा हक है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का मिलाजुला असर रहा। सेना ने हिंसा पीड़ित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बंद के चलते करीब 10,000 पर्यटक फंसे हुए हैं। GGM सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस बंद को अवैध बताया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। सेना ने हिंसा पीड़ित दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसियांग में फ्लैग मार्च किया। खराब माहौल के बीच पर्यटकों का बुरा हाल है। करीब 10,000 पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। हाँ, टोटली घाटा हुआ है। टोटली 2 दिन का टूर था, मिसमैनेज हो गया और हम लोगों को रात को ही वहाँ से चलना पड़ा। आज पूरे दिन यहाँ पे हम लोग रहे हैं। फैमिली थी हमारी और 2 दिन हमारे बिल्कुल बेकार हो गए। कुछ भी नहीं घूम पाए। हम पूरे दिन होटल में रहे और वापस आ गए। राज्य सरकार पर्यटकों को निकालने की कोशिशें कर रही है। पर्यटकों को शुक्रवार और शनिवार को NBSTC की मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। We have arranged extra coaches in the Calcutta bound train. Our volunteers, tourism officers and workers, they are on the road. We have arranged several buses from several places of hill areas to Siliguri. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को गैर कानूनी बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। CPM और BJP ने बातचीत पर जोर दिया है। लोग जब विरोध प्रकट करते हैं तो उसको अगर कोई भी सरकार ये सोचे कि हम लाठी गोली बंदूक से ही संभाल लेंगे तो और ज्यादा मामला है और आग सुलग जाता है। ममता बनर्जी अपना अहंकार छोड़े, अपना रिवेंजफुल एटीट्यूड छोड़े और टेबल पर बैठकर विमल गुरुंग से बात करें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गुरुवार को प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य बनाने के विरोध में था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। पूरा दार्जिलिंग सुनसान पड़ा है, पर्यटक वापस भाग रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, विमल गुरुंग या ममता बनर्जी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सिलीगुड़ी से अखिलेश सुमन। और फोन लाइन पर इस वक्त अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरीके के हालात थे और आप इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं वहाँ से, तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है राज्य सरकार की रणनीति में या फिर जिस तरीके का अंदाज रहा है सख्ती का वही नज़र आ रहा है? क्योंकि दूसरा खेमा जो बंद का जिन्होंने आह्वान किया था वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं।
देखिए, बंद आज के दिन क्या था, केवल 12 घंटे उन्होंने बंद किया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बंद था। उन्होंने हिसाब से कहा है कि एक दिन का ये सांकेतिक बंद हमने किया है। इसलिए किया है कि जब ममता बनर्जी यहाँ आई, 5 जून से ममता बनर्जी यहाँ हैं और उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की है। उनका कहना है कि यहाँ जो जीटीए है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वे पूरी तरह टकराव की मुद्रा में हैं। उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती हैं। वो बंगला भाषा को थोपना चाहती हैं गोरखा इलाके में, और ऑप्शनल बहुत सारे भाषा हो सकती है, लेकिन ऑप्शनल में बंगाली ही क्यों, यह उनका आरोप है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी इस पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को नज़रअंदाज कर रही हैं। और ऐसे में जब उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, उन्होंने जीटीए के साथ कोई बातचीत नहीं की, और इसका मलाल है जीटीए के लोगों को। और इसीलिए उन्होंने कल अपने सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई है, और सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे कि आगे का आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन कविंद, इसके पहले मैं बता दूं कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के पहले गोरखा हिल काउंसिल थी, जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के समय बनाई गई थी। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया, और यह कहा कि 56 जो विभाग हैं वो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को दिए जाएंगे, ताकि उनको यह फील हो कि उनको एक तरह की ऑटोनॉमी मिली है। लेकिन यहाँ के लोगों का, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का कहना है कि वो 56 के 56 विभाग अभी तक उन्हें नहीं दिए गए हैं, और इसका भी लोगों को लग रहा है कि नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। और यह कोशिश कर रही हैं कि ये जो पूरा इलाका है, यह पूरे इलाके की एक खास संस्कृति है, उस संस्कृति पे अपने जो मन मर्जी है उनको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके के विचार थोपें। इसीलिए एक बहुत बड़ा लंबे समय से ये क्षोभ चला आ रहा है, वही क्षोभ कल फूट पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर हिंसाग्रस्त मंदसौर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। आज दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई तो राज्य के दूसरे इलाकों में आज हिंसा की कुछ खबरें भी आईं। मंदसौर फायरिंग पर राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी तेज हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की पेशकश दोहराई है। मंदसौर शहर में 3 दिन बाद बाजार खुले तो लोग जरूरी सामान खरीदने निकले। शुक्रवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। शहर में एटीएम चालू हो गए हैं। दूध और सब्जियों की आवक भी बढ़ गई है। इस दौरान किसी बाहरी को शहर में प्रवेश नहीं मिला। हम लोग जैसे डिसीजन ले रहे हैं कर्फ्यू की उठाने की अवधि को बढ़ा, वो अपने आप में प्रमाण है कि हमें लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है, इसलिए कर्फ्यू की अवधि कर्फ्यू खत्म करने की अवधि बढ़ाई जा रही है। मंदसौर में हिंसा के आरोप में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के दूसरे हिस्सों से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। भोपाल इंदौर हाईवे पर फंदा के पास कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार को भी छिंदवाड़ा, शाजापुर और धार समेत कई इलाकों में आगजनी और पथराव हुआ था। किसानों का आरोप है कि मंदसौर में पुलिस की पिटाई से किसान घनश्याम धाकड़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौत की वजहें अभी अस्पष्ट हैं। एएनआई के मुताबिक रायसेन में भी किसान श्रीकृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और न ही योजनाओं का पता है। यूरिया, खाद वगैरह के, तेल के भाव, पैकिंग चीजों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। जो शासन ने कितनी योजना चला रखी है, वो गांव तक अभी तक कोई योजना ना तो कोई बताते, ना हमको मालूम है क्या है क्या नहीं है क्या। और सोयाबीन की जैसे फसलों का हमको उचित मूल्य भाव नहीं मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दल स्थिति बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूं उन्हें बचना चाहिए। किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री कर्ज माफी का वादा भूल गए हैं। And on the day of the election, President Prime Minister promised that if they come back, they will waive the loan. So they were doing politics, not we are. मध्य प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच मंदसौर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान सरकार नहीं ढूंढती है, तब तक उनके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है और किसानों की समस्याएं लगातार उठती रहेंगी।
मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रहा किसान आंदोलन देशव्यापी होने जा रहा है। शनिवार को दिल्ली में किसानों के 50 से ज्यादा संगठन आगे की रणनीति पर विचार करेंगे और आंदोलन को पूरे देश में शुरू करने की चेतावनी दी गई। तो इधर तमिलनाडु में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है, तो महाराष्ट्र और पंजाब में हर रोज किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन फैलने लगा है। जंतर मंतर पर 40 दिन तक धरना देने वाले तमिलनाडु किसान पी अय्या कुन्ना की अगुवाई में राज्य में बेमियादी आंदोलन शुरू हो गया है। वो किसानों के कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्लीज कीप योर प्रॉमिस, विथड्रॉ द केस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड गिव द पेंशन टू द फार्मर्स, दोज हु आर अबव 60 years, give profitable price to the farmers. Till that we ask them the right of loans. महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन के बीच किसानों की खुदकुशी के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 10 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए फसल कर्ज की गणना और किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए समिति बनाई है। इस महाराष्ट्र में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी सोलापुर के एक करमाला तालुके में एक किसान ने आत्महत्या की और अपने खत में उसने लिखा कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री मुझे जलाने नहीं आते तब तक मेरी चिता को आग नहीं लगाना। समय निकालने पे सरकार तुली हुई है, जो अभी किसानों के सहन शक्ति के ऊपर से जा रही है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर मंदसौर फायरिंग की सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाता तो रविवार से दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है, कल की बैठक में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेगा और पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब में 7 किसान संगठनों ने कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर 12 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं राज्य में पिछले 1 महीने में कई किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। पिछले 2 दिनों में फतेहगढ़ साहिब के गांव डेर मीर मीरा के किसान लखवीर सिंह और गांव लाहौरी खुर्दा के किसान जसपाल सिंह ने कर्ज के चलते जान दे दी। नवविक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत आज शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क के साधन बढ़ने चाहिए, लेकिन इसका असर संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को भारत शंघाई सहयोग परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए सभी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा कोशिशों पर जोर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने एससीओ का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत की चिंताएं भी सदस्य देशों के साथ साझा की। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। आर्थिक और कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। This meeting was a broad assessment of the relationship. So I would say you should rest assured that there was a sense that both sides would address each other's concerns very seriously. प्रधानमंत्री की मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी हुई। बीती रात पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का हालचाल जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। यहाँ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए।
कश्मीर घाटी में आज अलगाववादियों के बंद की वजह से आम जनजीवन पर असर भी दिखा। स्कूल कॉलेज नहीं खुले और बाजार बंद रहे। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और झड़पें भी हुई। इधर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने आज श्रीनगर में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। NIA ने आतंकी फंडिंग केस में सैयद अली शाह जिलानी के दामाद से पूछताछ की है। NDTV के प्रमोटर प्रणव राय और राधिका रॉय के घर CBI की छापेमारी के खिलाफ आज कई पत्रकार संगठनों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई बैठक में कई नामचीन पत्रकारों और कानूनविदों ने इस छापेमारी का विरोध किया। कानूनविद फलेस नरेमन ने CBI की छापेमारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया। पत्रकार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण शौरी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पत्रकारों से एकजुट होने की अपील की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राज चंगप्पा, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, HK दुआ, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता और ओम थानवी ने भी इस छापेमारी का विरोध किया। NDTV के प्रमोटर प्रणव राय ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया और दावा किया कि NDTV ने इस केस में कोई गड़बड़ी नहीं की है। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद P गोवर्धन रेड्डी आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में उनका निधन हो गया। 80 साल के गोवर्धन रेड्डी को सफ़र के दौरान दिल का दौरा पड़ा। वो संसद के स्थायी समिति के सदस्यों के साथ करीब एक सप्ताह के हिमाचल दौरे पर आए थे। कल उनके गृह जिले नालगोंडा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। P गोवर्धन रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। 2012 में वो राज्यसभा सांसद चुने गए। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने P गोवर्धन रेड्डी के निधन पर शोक जताया और उनके तेलंगाना में किसानों की बेहतरी के लिए किए प्रयासों को याद किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और कई नेताओं और मंत्रियों ने P गोवर्धन रेड्डी के निधन पर गहरा दुख जताया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।